हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 14, जिसका नाम है परनिंदा। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसके लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। इसमें उन्होंने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। व्यंग्यात्मक, यहाँ पहले हम इसी का अर्थ जानते हैं। जब हम किसी को चिढ़ाने, दुखी करने या नीचे दिखाने के लिए जो बात इस पर शब्दों में ना कहकर विपरीत ढंग से प्रस्तुत की जाती है, उसे बोलते हैं व्यंग्य। तो ये जो हमारा पूरा पाठ है वो व्यंग्यात्मक पाठ है। लेखक का मानना है कि निंदा की प्रवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि इससे कोई भी अछूता नहीं रह गया है। कुछ व्यक्तियों ने तो इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। ये एक ऐसा अनकहा सत्य बन चुका है जो किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं है। इसी अप्रिय चलन को लेखक ने मनोरंजक ढंग से दर्शाया है। जो ये चैप्टर है हमारा पर निंदा, तो इसका अर्थ होता है पर मतलब दूसरों, निंदा मतलब बुराई, यानी कि दूसरों की बुराई करना। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे परनिंदा के बारे में और विभिन्न घटनाओं के माध्यम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं इस चैप्टर के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यता आउट ऑफ डेट हो गई हैं। इस साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछा जाए, अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि किसी की निंदा करने का सही अवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाएगा। महंगाई के इस ज़माने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए ना किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और ना ही अन्य उपकरणों की, ना निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, ना सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, ना मासिक चंदा। कम से कम एक स्रोत अवश्य चाहिए और आप निंदा का आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि अगर हम किसी की बुराई करने बैठते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता और हम उसमें लीन हो जाते हैं। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो हम कैरम नहीं खेल सकते। पर निंदा के खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं होती। खेल में राजा रंग में कोई भेद नहीं माना जाता। पर निंदा के खेल को सभी खेल नहीं सकते, फिर भी खेलते हैं। क्यों? सभी को अच्छा लगता है। पर निंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न और निंदक भी रसलीन। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला। इन लाइनों के माध्यम से लेखक कहता है पर निंदा अर्थात दूसरों की बुराई रूपी रोटी जिस प्रकार भी खाओ अच्छी लगती है, अर्थात निंदा करने वाला दूसरों की बुराई के रूप में जो कुछ भी कहता है सब कुछ अच्छा लगता है। सुनने वाला भी मग्न होता है और निंदा करने वाला भी रसलीन होता है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया है कि निंदा रस पर अभी तक कोई शोध प्रबंध नहीं किया गया है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है कि अभी हाल ही में किसी विद्यालय में इस पर विचार किया गया, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसी की परंपरा का संकेत मिलता है। अब जब उन्होंने निंदा रस पर लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसके जो शुरुआत मानी है, इसकी शुरुआत के जो संकेत माने हैं वो वैदिक काल से माने हैं। कबीरदास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। उन्होंने लिखा है, किसने? कबीरदास ने लिखा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेरे का अर्थ होता है नज़दीक, कुटी झोपड़ी, निर्मल स्वच्छ सुभाए होना। इन पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि अपने पास उन लोगों को रखना चाहिए जो हमारे अवगुणों को बताए, हमारे अवगुणों को छिपाए नहीं। मित्र ऐसे बनाए जो मीठी मीठी बातें ना करे, बल्कि जो बुराइयां हैं उन सभी को स्पष्ट रूप से बोले और हमें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करे। तिनका कभू न निंदिए
जो पायंतर होए, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। कभू का अर्थ होता है कभी, निंदे का मतलब होता है निंदा करना, आखिन आँख, पीर दर्द, घनेरी अधिक। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका भी हो, चाहे एक कण भी हो, किसी भी प्रकार की निंदा से बचना चाहिए। क्या पता वह हवा के झोंके से उड़कर कब आँख में पड़ जाए तो दर्द असहनीय होगा। इसलिए परनिंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटी से छोटा प्राणी वह व्यक्ति के महत्व को स्वीकारना चाहिए। वह भी समय पर आपके काम आ सकता है या समय पर आपकी पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए। कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कबीरदास की अगर हम बातों पे चलते, उनके सिद्धांतों पर चलते, तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो निंदा की जाती है, जो बुराई की जाती है, वो हमेशा पीठ पीछे की जाती है। अब कोई भी ये तो नहीं है कि हम किसी के सामने भी उसकी बुराई कर दें, ऐसा नहीं होता। हमेशा बुराई उसकी अनुपस्थिति में की जाती है। परोक्ष का अर्थ होता है अनुपस्थित। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके ये नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वे अपने मन को निर्मल करे। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो निंदक को खुद अपने घर पर आमंत्रित करे, उससे बुराई सुने, मन को निर्मल करे। ऐसा कोई चाहेगा? नहीं। कोई भी अपनी बुराई, अपने मुंह पर अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता आज के टाइम पर। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी की गिनती में ही नहीं रहे। अब देखो, निंदा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता सभी को शामिल कर लिया है, गुरु जी को भी नहीं छोड़ा है। जैसे कि आप पीठ पीछे अपने टीचरों की बुराई करते हैं, उनके निकनेम रखते हैं, क्यों? ताकि आपको आनंद मिले। आपको वो सब करने में क्या करता है? आनंद आता है, मज़ा आता है। तो इसी तरीके से जो ये पूरा चैप्टर है, ये इसी बात को प्रकट करता है। अब लेखक एक उदाहरण के माध्यम से भी बताते हैं। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। अब देखो, बच्चे ने अपने फेल होने का कारण किसको बता? अपने पिताजी को। तो ये इस तरीके से क्या करा? अपने पिताजी की ही निंदा कर रहा है। ये दूसरा उदाहरण है। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन जो चालाक थी, उसने सास की निंदा करना शुरू कर दिया। बहू सास की बुराई सुनकर इतनी रसमग्न हुई कि उसने उसे वो चीज़ ही नहीं दी, बल्कि उसे कई उपहार और दे दिए। शाम तक बिना कुछ खाए वो केवल पड़ोसिन से अपने सास की बुराई सुनते रहे। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। ये देखो, अगर आपके गली के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? पूरे दिन बैठ के एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना तो वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करके तो देखो, वो तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए, बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़ी फजीहत होती, इनकी बड़ी परेशानी हो जाती अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार ना देते। इस तरीके से लोग उनकी बातों को काटने लगते हैं। अब लेखक कहता है, एक दिन मैं और वे मतलब उनका पड़ोसी, एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। कहाँ गए? कवि सम्मेलन में। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी खूब प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। अब वो उनके बारे में बताने लगे। क्या थे? पहले कवि सम्मेलन में होके आए, कवि सम्मेलन में जितने भी वहाँ कवि उपस्थित थे, उनके मुंह पर तो उनकी खूब प्रशंसा की। लेकिन जब वो उस कवि सम्मेलन से लेखक के साथ वापस आ रहे थे, तब वो हर किसी में कमी निकालने लग गए। कहते हैं, कोई बनता बहुत था, किसी की आवाज़ रेखने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों को अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। किसने? लेखक के पड़ोसी ने। अब लेखक अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे,
उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था जैसे मानो कि बड़ी रकम की लॉटरी लग गई हो उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते थे, यानी कि जब भी वो कहीं बैठते थे तो उनकी जो बैठक होती थी वो पूरी परनिंदा भवन बन जाती थी। वो हर किसी की बुराई करते रहते थे। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते हैं। इस संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। अब एक उनकी बैठक में एक वो व्यक्ति आता है जो संगीत समारोह का आयोजन करता है। अब लेखक भी उस दिन वहीं था। संयोजक से बोले, कौन? लेखक का पड़ोसी बोला, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है कि संयोजक बड़े मुश्किल से मिलते हैं। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। यानी कि जब वो संयोजक उनके सामने आया तो लेखक का पड़ोसी उनकी इस तरीके से उनकी प्रशंसा करने लगा और उनसे बोलने लगा, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ही बताना। उन्हें चाय पिलाई और जैसे ही वो संयोजक उनकी बैठक से बाहर निकलते हैं, फिर क्या था, कहने लगे, कौन? लेखक का पड़ोसी कहने लगा, धंधा बना रखा है लोगों ने। इस संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं आता इन्हें, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। मैंने उनको टोका भी। किसने? लेखक ने टोका। भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके पीछे जाते ही उन पर पिल पड़े, यानी कि उनको इतना सब बोलने लगे। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। किसने? पड़ोसी ने। यार, बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं। मैंने ये अनुभव किया, यानी कि लेखक ने अनुभव किया, कि जब वह किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी की वे बुराई कर रहे हों, यानी कि जब वो बुराई करने बैठते हैं वो ये नहीं होता कि किसी ऐसे इंसान की बुराई कर रहे हैं जिससे वो नफरत करते हैं। जब वो बुराई करने बैठते थे तो वो सबकी बुराई करते थे, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सभी की बुराई करते थे। उनकी बुराई करने की आदत पड़ गई थी। किसकी? लेखक के पड़ोसी की। वे बुराई के लिए बुराई करते, किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं है। यानी कि वे बुराई करते थे पर उनका मेन मकसद, यानी कि वो केवल मजाक करना था, रस लेना था, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो किसी का दिल दुखाए। किसका? लेखक के पड़ोसी का। कई बार वे अपनी इसी आदत के कारण परेशानी में पड़ जाते। देखो अब एक उदाहरण के माध्यम से। अपने पड़ोस में रहने वाली एक बुआ जी के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई, लगी उनको धमकाने। काफ़ी आदमी उनके साथ जुट गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। सभी गवाह के रूप में उनके साथ उपस्थित थे। अब भाईजान, लेखक का जो पड़ोसी था, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। बचते तो कैसे बचते? बड़ी मुश्किल से लोगों के कहने पर उन्होंने बुआ जी से माफ़ी मांगी, तब जाकर कुछ बात सधी। फिर क्या था, कुछ दिन सीधे रहे, फिर वही हालत। कौन सी हालत? फिर से बुराई करने की आदत उनकी लगी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। यानी कि जैसे सब अपनी सास की बुराई करते रहते हैं, ऐसे ही लेखक भी अपनी सास की बुराई कर रहा था। वे इनसे कितनी बेकार कराती है, कितनी मजदूरी कराती है, उनका स्वभाव कितना चिड़चिड़ा है, कितनी लोभीन है, इस तरीके से वो अपने शब्द कहता है। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग उपस्थित थे। किसी ने जाकर ये सारी बात लेखक के जो पड़ोसी थे उसकी श्रीमती को बता दी, यानी कि पड़ोसी की पत्नी को बता दी। अब क्या हुआ देखो। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले। अब जो वो लेखक का जो पड़ोसी है वो सुबह सुबह क्या करता है, लेखक के घर आ जाता है और फिर बोलता है, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया। कल दिन भर क्या हुआ, खाना नहीं बना और शाम को मैडम जी ने सारा सामान पैक कर लिया और मायके जाने की तैयारी कर ली। भाई तुम ही चलो। अब लेखक का पड़ोसी किसको लेके जा रहा है? लेखक को, और कह रहा है, भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। लेखक ने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जबान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चल दूं। अब मियाँ बीवी के झगड़े में मैं बीच में कैसे जाऊं? अब जो लेखक का पड़ोसी था वो बहुत मिन्नत करने लगा और लेखक उसके साथ चले गए। श्रीमती जी के चेहरे पर
ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ के मास की दोपहर में सूर्य की होती है, यानी कि वो गुस्से से तमतमा के बैठी हुई थी। अब लेखक ने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू करूं। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत शुरू की। किसने? लेखक ने। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। अब तक तो बाहर वालों की ही निंदा किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों? कोई अपने माँ बाप की बुराई क्यों सुनेगा, और वह भी किसी बिना कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, जिसकी भी देखो बुराई। मेरे वो समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। जो ये इनकी पत्नी थी, बहुत तड़पड़ा के बोली, क्या अभी तक तो ये केवल बाहर वालों की बुराई करते थे, अब तो ये घर वालों की बुराई करने में भी आ गए। बताओ। अब जो लेखक था बहुत ही समझा बुझा कर उनका गुस्सा शांत कराता है। किसका? पड़ोसी की पत्नी का। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की, वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। अब जो लेखक का जो पड़ोसी था वो अपनी पत्नी के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आज के बाद किसी की निंदा नहीं करूँगा। लेखक जानता है कि इसको नहीं निंदा करने की आदत है, ये अभी नहीं पर जल्दी निंदा फिर से करेगा। अतः इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये कहना चाहता है कि हमें किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा पाठ यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।